हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं जिसमें कि आंदोलन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें है बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन को हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। और फ्रेंड्स, यह एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण इसके एमसीक्यू बन सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कंफ्यूजिंग वाले भी रहते हैं इस टॉपिक से। तो आप लोग इसे ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्या एग्ज़ाम रिगार्डिंग आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं और आपको जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो टॉपिक कवर किए जाते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको ये सभी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एमसीक्यू है उसको डायरेक्टली देखते हैं। आप लोग वहाँ पे जाके इसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था। तो यह कौन सी घटना हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें कौन सी घटना हो जाएगी, जिसमें कि हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि हड़प नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने करा था, वो 1848 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है। और बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। और यह अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था, यह लागू किया गया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि जो कि राजनीति ये किया गया था 1798 से 1805 ईस्वी में। तो आप लोग इस क्रम से देख सकते हैं। तो सबसे बाद में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन विरोधी का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, जो कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था। और यह क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो घोषणा किया गया था, तो इस वजह से यह घोषणा कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। और इसी के उपरांत 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, कलकत्ता टाउन में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। और यह प्रभावी कब हुआ था, तो यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी पूरी तरह से हुआ था बंगाल विभाजन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है। तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध था यह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ था, तो यह हो गया था, यह स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो कि तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई थी। और इसी के उपरांत क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन इसकी शुरुआत की गई थी, बंग भंग आंदोलन की। और बंगाल विभाजन की घोषणा पूछा जा रहा है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी घोषणा के बाद क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या हुआ, बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन का इसका शुरुआत किया गया था। और यह प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से यह प्रभावी हुआ था। तो इसके सभी ऑप्शन जो कि आप ऑप्शन के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं, यह प्रभाव इसका जो कि लागू किया गया था इस तिथि को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था, तो यह लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन।
और क्या हुआ, यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था और वर्ष 1911 में दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो कितने सालों के बाद यह इसको वापस लिया गया था। तो ये 6 साल के बाद यह क्या हुआ, इसको वापस लिया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था, जो कि उस तत्कालीन उस टाइप का बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और आप इसके पॉइंट को भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी यह सेवाएं दी थी। और यह इन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग एक ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? तो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था यह स्वदेशी आंदोलन का आलोचक। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके कुछ पॉइंट को देख लेते, पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या, कर्जन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य क्या हुआ, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। और तिलक और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी का बहिष्कार का प्रचार किया था। और इसमें आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय भाग ली थी। तो आप इस सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना रहा? तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, जो कि इसमें एक राष्ट्रीय आंदोलन का ही शीर्षक बना रहा था। तो वंदे मातरम हो जाएगा ये आंसर। और यह इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि इसी टाइम वंदे मातरम जो कि यह अपने गीत के रूप में शामिल हुआ था। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और इसी दिन को क्या बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन क्या हुआ, कहीं पे भी खाना चूल्हे वगैरह का नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषणा कर दी थी। तो यह सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कथन कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है। लियाकत हुसैन ने बारिशोल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था। तो फ्रेंड्स, इसके ये ऑप्शन तो सही है। बंगाल विभाजन ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही है। लेकिन ए ऑप्शन जो कि गलत है। ये बारिशोल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किसने किया था? यह लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, अश्विनी कुमार दत्त जो कि बारिशोल से नेतृत्व किया था। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्या कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित होने दिया और न ही शामिल हुई, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो स्वदेशी आंदोलन के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह क्या यह बंगाल तक ही सीमित रहा? यह गलत है, क्योंकि यह अलग अलग प्रांतों तक यह फैला था। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर।
इसके अलावा सभी ऑप्शन जो कि सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो ये ऑप्शन यह तो स्टेटमेंट सही है। स्वदेशी आंदोलन एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों ऑप्शन जो कि दोनों स्टेटमेंट जो कि सही है। तो आप इसका ऑप्शन यदि देखा जाए तो सी हो जाएगा, जो कि ए और दो दोनों हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेल्सन किससे जुड़े थे? तो यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो यह एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीएससी के 2014 एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो यह किसने की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की अभी और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वह टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। तो अभी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और आप लोग पीडीएफ के लिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जहाँ पे आपको सब कुछ के सभी चीज़ के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो होम रूल किसने सबसे प्रथम आरंभ किया था? तो यह एनी बेसेंट के द्वारा आरंभ यह क्या है, प्रचार प्रसार किया था। जबकि यह तिलक द्वारा सर्वप्रथम स्थापना किया गया था। तो यह क्वेश्चन में आपको एग्जाम क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्योंकि तिलक ने यह अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसका प्रचार प्रसार जो कि सबसे पहले एनी बेसेंट ने इसका प्रारंभ किया था। तो आप इस वजह से इसको याद रख सकते हैं। आरंभ करने का पूछा जा रहा है, तो यह एनी बेसेंट जिसका सही आंसर हो जाएगा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई और यह किसके नेतृत्व में की गई थी? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन पढ़ा है, तो तिलक और एनी बेसेंट इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? तो यह गृह शासन, गृह शासन को ही क्या कहा जाता है? तो यह होम रूल कहा जाता है। आप इसे याद रख सकते हो, होम रूल। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय रहा, तो वो कौन सा आंदोलन था? तो यह हो जाएगा होम रूल आंदोलन, जो कि लोकप्रिय था यह। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो आप इसे याद रख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये तो हो जाएगा। एनी बेसेंट भी, ये भी सही है। और सुब्रमण्यम अय्यर, यह भी सम्मिलित है, जो कि एनी बेसेंट के साथ जुड़ी हुई थी। तो और ये टी एस एलकॉट, जो कि यह गलत था। इन्होंने यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से जुड़ा नहीं था? तो यह अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा भी था। तो ये सुब्रमण्यम अय्यर सही हो जाएगा, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, और ये सियरदा, जो कि गलत है यह। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह कांग्रेस का 1916 अधिवेशन था। तो आप इसे यह वीवीआई क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं, जो किस आंदोलन में कांग्रेस क्या कहते हैं, होम रूल समर्थक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तो यह कौन सा अधिवेशन था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण का आरंभिक घोतक था, क्योंकि पूछा जा रहा है। तो यह क्या है, इसमें क्या था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई थी, सेल्फ गवर्नमेंट। तो यह एक
तो यह देश के लिए जो कि स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई थी, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप ए के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है? ये सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने प्रस्तुत की थी, तो यह तो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन पहले से ही। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, तो यह भी ऑप्शन सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग शक्तिशाली थी, तो यह सी भी ऑप्शन सही है। तिलक और बेसेंट द्वारा मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, तो यह भी सही है। तो आप देख सकते हैं जिसमें सभी ऑप्शन जो कि सही है, लेकिन आपसे असत्य पूछा जा रहा है जो कि इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके छोड़ सकते हैं, या एग्जाम में आपके अलग अलग यदि स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आप उस स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं। इसमें क्या था, तिलक और बेसेंट जो कि दोनों की अलग अलग कुछ मेंबर के दूसरे मेंबर से मतभेद थे, तो इस वजह से क्या है, दोनों की पार्टियां अलग अलग रही, लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक मिला दिया गया, तो यह जो कि एक गलत है, तो इसका ऑप्शन आप स्टार मार्क करके छोड़ सकते हैं। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप ए के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो हम लोग ऑप्शन के साथ ही आंसर को भी मैच करते जा रहे हैं। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, जो कि गलत है, यह इनके सदस्य थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार अध्यक्ष रही, यह सही है बिल्कुल। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि कांग्रेस अधिवन की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो ये एनी बेसेंट ही हो जाएगा। और आपसे भारतीय यदि पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो और इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1 और 3 आंसर सही हो जाएगा। तो 1, 3 किस में है? जो कि सी ऑप्शन सही है इसका। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया गया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि नाम इसका बदल करके स्वराज सभा रखा गया था। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी हमने होम रूल लीग आंदोलन जो है उसको कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो खिलाफत आंदोलन से, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इसे भी, इसके नोट्स को भी आप लोग पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और इसके मैं एमसीक्यू को शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग इस एमसीक्यू को देख सकते हैं। इसके एमसीक्यू पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? तो कौन किया था? तो यह अली बंधु, आप सुने होंगे यदि आपने पढ़ा है तो, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों ए और 2 दोनों सही है। तो यदि ऑप्शन में जाना है आपको तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें से कौन था? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि अली बंधु कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या पूछा, इसमें उद्देश्य क्या था? तो यह पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, भारत के मुसलमान में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है। एक सेकेंड फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? मुस्लिम समाज का सुधार, जो कि यह गलत है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और आरक्षण, यह भी गलत है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत को रक्षण करना, तो देखा जाए तो यह ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो कि इसका एक उद्देश्य था, तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह महात्मा गांधी को चुना गया था। और महात्मा गांधी यह चाहते थे जो मुसलमान भी हमारे साथ आ जाए, तो इस वजह से यह आंदोलन और प्रभावी हो गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ही इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको मैंने बताया था। तो क्या गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, तो किसने समर्थन दिया था? तो अभी हमने देखा है वह महात्मा गांधी ने इसका समर्थन दिया था। और यह चाहते थे जो मुसलमान भी हमारे साथ मिल जाए तो हमें सहयोग प्राप्त हो जाएगा, तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यह किसने देखा था? तो यह महात्मा गांधी ने। आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी पाई थी? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हकीम अजमल खान ने यह पदवी पाई थी। और इनको यह पदवी किसने दिया था? तो ब्रिटिश ने दिया था इन्होंने। और ये ब्रिटिश सरकार ने कब दिया था यह भी आप पॉइंट याद रख सकते। 1908 ईस्वी में इन्हें प्रदान की गई थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहन न करे? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो कि महात्मा गांधी को यह बताया भी था तो आप धर्म को बीच में नहीं लाए। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि खिलाफत आंदोलन के देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे, यह इसके खिलाफ थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति धर्म में न लाने की सलाह दी थी। और उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को भागीदारी के रूप में गांधी जी को प्रावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहन न करें। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो यह भी हमने पढ़ा है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आंसर इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे खिलाफत आंदोलन का परिणाम निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो परिणाम कौन था इसका आंसर? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आ गई थी, इस वजह से यह इसका परिणाम था। तो आप ए के साथ इसका जा सकते हैं आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वह कौन था? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। आप इसे याद रख सकते हैं। तो यह डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो यह किसने किया था? तो यह खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए किया था, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और कांग्रेस में जिन्ना को हासिल पे लाने के लिए। तो अभी हमने फ्रेंड्स पढ़ा है, तो यह खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे यह हुआ था। तो और इसका जो ऑप्शन यह है थर्ड ऑप्शन, मुसलमानों की सहानुभूति भी प्राप्त करना इनको था। तो यह 1 और 3 देखा जाए तो 1 और 3 किस में है? इसका ये ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन सही है। तो ये 1 और 3, जो कि यह ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो आप ए के साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यह समर्थन किसने नहीं किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय, जो कि इसका समर्थन इन्होंने नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह इलाहाबाद में हुई थी। इसके कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। और जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में एक सलाह को स्वीकार किया था कि गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा जाए। और सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो आप याद रख सकते हैं इस महत्वपूर्ण पॉइंट को।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस मिसाल में इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिंसन के कथन से संबंध है। एचिंसन के कथन पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह खिलाफत और असहयोग आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। तो यह सी ऑप्शन इसका सही है। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था, तो मोपला आंदोलन कहाँ का किसकी शाखा था, तो ये खिलाफत आंदोलन का ही शाखा था, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वह है स्वराज पार्टी का गठन को हम लोग पढ़ेंगे, और इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको यह एमसीक्यू बनाने में सुविधा हो जाएगा इससे। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस कारणों से हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, कौंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का अनुच्छेद करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति ही कि उनके प्रशासन को अनुभव प्राप्त करना। तो इससे क्या पूछा जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 और 1 2 3 1 3 4। तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन को, तो इसका क्या हो जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, जो कि एक यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह एक हो जाएगा ऑप्शन। और कौंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का अनुच्छेद करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। तो आप देख सकते हैं जो कि यह ऑप्शन गलत है। भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हैं। आप 1 और 2 के साथ जा सकते हैं। 1 और 2 किस में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 1 और 2 किस में है, तो वह 1 में नहीं है, बी में। हाँ, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो आप बी के साथ जा सकते हैं इस आंसर को। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम स्थापित केंद्रीय तथा भारतीय प्रतिमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था, और वर्ष 1920 में चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब सा निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया, और उन्हें 1923 में क्या हुआ, चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई थी। और इसी के बाद 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया, और सी आर दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, और जनवरी 1913 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अभी त्याग पद दिया है, तो ये सी आर दास ने दिया है, तो आप ये ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। और अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में जस्ट पढ़ा है, तो आप लोग उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्वराज पार्टी का गठन किस कारण हुआ था। तो आप लोग इसके महत्वपूर्ण और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यह असहयोग आंदोलन होगा जिसकी विफलता के बाद यह बनाया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो अभी फ्रेंड्स हमने जस्ट बताया, जो आपको अलग अलग क्वेश्चन बन के यह आप फॉर्म में आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, तो स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो यह किसने किया था, जो कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, और यह 66 बीपीएससी में पूछा गया है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह बार बार रिपीट हो सकता है एग्जाम में।
तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी गांधी जी और तिलक ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने की थी। गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना की थी। तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन के साथ ही एलिमिनेट करते जा रहे हैं। तो यह सुभाष चंद्र बोस गलत, सी आर दास ये सही हो जाएगा, बी 2 ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू जो कि गलत है, और 4th मोतीलाल नेहरू सही है। तो आप देख सकते हैं 2 और 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4 जो कि डी ऑप्शन ये हो जाएगा, यह सही है। इसके नेक्स्ट को देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो यह क्या पार्टी नाम था? तो स्वराज पार्टी नाम था इसका। तो आप देख सकते हैं जो एक ही पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, और वह चेंज फॉर्मेट उसका चेंज कर करके पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन से दल में नहीं थे? तो यह इसमें से कौन से यह इस दल में शामिल नहीं थे? तो यह क्या हो जाए? सी राजगोपालाचारी जो कि इस दल में शामिल नहीं थे। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तित समर्थकों को पराजित किया था, और जिसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। श्रीनिवास अयंगर मद्रास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। के सी केलकर स्वराज दल के प्रमुख थे, और 1925 में वल्लभ भाई पटेल का सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में अध्यक्ष चुना जाना स्वराज पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आप ये सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन से स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल थे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू सही हो जाएगा, सी आर दास सही हो जाएगा, और केलकर जो कि यह भी संबंधित थे इससे। तो आप देख सकते हैं जो कि डी ऑप्शन नहीं होगा इसका। तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं यदि याद आपको नहीं है तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो यह श्री कृष्ण ने किया था। यह एक एग्जाम पॉइंट व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, और यह इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। स्वराज दल का गठन बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कार्यक्रम पूछा जा रहा है। तो आप इसका सही कार्यक्रम बता सकते हैं। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जालियांवाला का हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जो कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो आपसे कार्यक्रम सही निम्नलिखित घटनाओं का सही कार्यक्रम पूछा जा रहा है, जो कि लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद स्वराज दल की, और स्वराज दल का कब हुआ था? तो स्वराज दल जो हुआ था उसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, और जालियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो कि 1920 ईस्वी में हुई थी। तो आप इसके सही कार्यक्रम को सजा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 1, 3, 1, 3, 4, 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इसके हिसाब से इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 किस में ऑप्शन है फ्रेंड? तो यह देख सकते हैं आप, सी इसका आंसर जो कि इसमें ऑप्शन दिया है 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह सी ऑप्शन इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यह चित्तरंजन दास हो जाएगा, और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे याद रख सकते हैं।
और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य मतलब क्या होता है? द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इन्होंने सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था इनका, और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आप इस सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए और केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो ये किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास ने ही की थी। तो आप ए के साथ जा सकते हैं इसका आंसर। कांग्रेस नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो यह इंडियन लिबरल फेडरेशन हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देखा जाए तो ये डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया, जिसमें सूरत विघटन के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया, जिसमें कि सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस उदारवादी एवं नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को स्वागत किया और कांग्रेस अलग होकर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में क्या है, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करके आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? और नीचे दिए गए कोट से सही सहमत चुनने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो किसने किया था? इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो आप देख सकते हैं, तो यह मदन मोहन मालवीय और यह मोतीलाल नेहरू, जो कि सही हो जाएगा। तो यह देखा जाए 2 और 4 किस में है? तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अभी हमने ऊपर के बहुत सारे सभी क्वेश्चन में पढ़ा है, जो कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी निर्णय लिया गया, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू ने इसमें शामिल थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह इसका क्वेश्चन है विट्ठल भाई पटेल, जो कि इसका आंसर सही हो जाएगा। और इन्हें ही के 1925 में इन्हें ही स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यह यहाँ से एक पॉइंट याद रखने वाला है, सह संस्थापक इन्हें कहा जाता है स्वराज पार्टी का। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो यह विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो यह विट्ठल भाई पटेल, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यह डी के साथ आप जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्वराज पार्टी का गठन, इसके भी सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और आप लोग इस वीडियो में 3-4 टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें कि बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग का आंदोलन, और इसमें और एक टॉपिक था खिलाफत आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन। तो आपने इस वीडियो में 4 टॉपिक पढ़ा है, जो कि छोटे हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट भी से महत्वपूर्ण है। तो आपसे यह बार बार एग्जाम में रिपीट यहाँ से क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। और फ्रेंड्स, एक वीडियो और आपके आंदोलन से एक और वीडियो रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा, जिसमें कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वह वीडियो माध्यम से आपको कवर किया गया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में आपके टेस्ट सीरीज भी लाया जा रहा है। तो आप लोग
हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, इस सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक, उस सभी को आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़रूरी है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।